और अभी नेक्स्ट डे से आपको कल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत आपको ये सोचना चाहिए कि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप उसमें कर लोगे जरूर। परसों करो। उससे पहले मैं टीएनसी की फैकल्टी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से ही मेरी आगे रैंक आ पाई और फिर मैंने भी टीएनसी टेस्ट सीरीज आपकी ज्वाइन करी एंड और सारी सभी सब्जेक्ट्स के भी बहुत अच्छे थे। अभी सारी की जो पीडीएफ की क्लासेस थी वो भी मैंने बहुत देखी थी और बहुत अच्छी होती है आपकी भी क्लासेस टीएनसी के। तो वहाँ से मेरे अपडेट्स जो थे वो मुझे पता चल गए थे कि ये अपडेट हुआ है। अभी तो मैं बोलूँगी कि जैसे अभी की जो नेक्स्ट नॉट सेट है 11 वो अभी 4 मंथ में है, तो मैं पेरेंट्स के लिए ये बोलूँगी कि वो अभी कोई कोचिंग ही नहीं, मतलब वो मेरी स्टोरी से इतना भी इंस्पायर ना होगी, मतलब मेरे सेल्फ स्टडी करेगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम आई थी बट उनके पास अभी नहीं है सेप्टेम्बर के लिए। तो वो एक कोचिंग भी ले और मैं तो टीएससी का ही मतलब रेफर उन्हें बोलूँगी, क्योंकि उसमें बहुत फैकल्टी अच्छा पढ़ाती है। मैं ये बोलूँगी कि अभी ये मत आप सोचो कि आप नहीं बहुत बड़े फेलियर हो। फेलियर वर्ड कुछ नहीं होता है, या तो हम सक्सेस होते हैं या फिर हम सीखते हैं, यही दो वर्ड होते हैं। नमस्कार, टीएनसी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा प्रचलित एग्जाम नॉर्सेट 10.0 जिसने चौंकाया सबको इस वजह से कि आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा टफेस्ट मेरिट जिसने दिखा के सबको चौंकाया। और इस कड़ी में हम रिजल्ट से भी ज्यादा चौंकाया एक शेरनी ने जिसका नाम है सृष्टि, हरियाणा की शेरनी। नॉर्सेट 10.0 मेंस के एग्जाम में इतने डिफिकल्ट कंपटीशन के अंदर पूरे भारत में हरियाणा का नाम रोशन किया, नर्सिंग जगत का नाम रोशन किया और अपने मम्मी पापा का, गुरुजनों का नाम रोशन इस बच्चे ने किया। और इतनी अच्छी और इतने बहुत हाई लेवल के एग्जाम में नॉर्सेट 10.0 और मेंस के एग्जाम में AIR 13 लाना एक आसान काम नहीं होता। और इस आसान काम को और ज्यादा, जितना डिफिकल्ट ये काम था, इसको आसान से आसान बना के दिखाया सृष्टि ने। आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से भारत में जितने भी बच्चे या इस पूरे विश्व में जितने भी बच्चे जो नर्सिंग के एस्पिरेंट है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं नर्सिंग के इस क्षेत्र के अंदर, आज हम जानेंगे सृष्टि ने किस तरीके से भारत देश की सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम नॉर्सेट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर बनने की राह को आसान किया। तो दोस्तों, मैं मिलवाता हूं आपको सृष्टि से, कैसे इन्होंने नॉर्सेट को क्रैक किया। और इनके इंट्रो के साथ में इस इंटरव्यू की मैं शुरुआत करूंगा, ताकि लाखों और हजारों एस्पिरेंट जो नॉर्सेट की राह देखते हैं, सपना देखने से भी डर लगता है, आज के इस इंटरव्यू के बाद में उनके भी हौसले जो है बुलंद होने वाले हैं कि अगर सृष्टि कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जर्नी ही कुछ ऐसी है, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी है। सृष्टि, आपका वेलकम है टीएनसी नर्सिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सारे एक्सपीरियंस को अपनी स्टोरी के माध्यम से इतना इंस्पायर कर दीजिए, इतना मोटिवेट कर दीजिए कि डीमोटिवेशन नाम की चीज इनके जीवन में कभी आए भी नहीं। स्वागत है आपका सृष्टि। अपने इंट्रो के साथ में हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे और इस इंटरव्यू को हम इतना अच्छा बनाएंगे, इतना नॉलेजेबल और इंस्पायरिंग बनाएंगे कि जो भी बच्चे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक हमेशा देखे इस इंटरव्यू को। तो मेरा नाम सृष्टि है एंड मैं अम्बाला के हरियाणा की रहने वाली हूँ एंड मैंने अपना जो बीएससी नर्सिंग था वो कंप्लीट करा था 2025 में जुलाई में। एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन नॉर्सेट की फिर अगस्त से स्टार्ट कर दी थी एंड मार्च तक करी थी। मैंने जो मेनली था वो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से करा था, बट मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि इस मेरी जर्नी में सबसे ज्यादा जो मतलब रोल प्ले करा है वो टीएनसी ने करा है, क्योंकि जनवरी में मैं बहुत ज्यादा थकी थी। 5 जनवरी इन्होंने एक टीएनसी एमसीक्यू बैच लॉन्च करा था जिन्होंने मेरी जर्नी पूरी चेंज कर दी उसके बाद से। एंड उसके बाद मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन मैंने जैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट स्टडी करी उससे मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई है। और मैं सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दूँ या कुछ भी करूँ आगे इंटरव्यू परस्यू करूँ, उससे पहले मैं टीएनसी की फैकल्टी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से मेरी आगे रैंक आ पाई। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो आपने मुझे बताई वो मुझे ये लगी कि ये जो बच्चा है जो अभी
देखने में बच्चा है पर काम इसने बड़ों वाला किया है। नॉर्सेट 13 रैंक अपने आप में बहुत मायने रखता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पास आउट जो सृष्टि हुई है वो 2025 में, यानी कि 2025 में पास आउट हुए हैं। और अगर 2025 में पास आउट हुए तो 2026 की ये पहली एग्जाम है नॉर्सेट की, तो प्रोबेबली पूरी पूरी संभावना है कि सृष्टि ये आपकी कौन सी एग्जाम थी। सृष्टि का ये एग्जाम पहला अटेम्प्ट था और पहले ही अटेम्प्ट में कि वार इतना जोरदार करो कि पहले ही अटेम्प्ट में हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। जीवन में मेहनत का एक शॉर्टकट कोई नहीं होता, इसका एक ही उद्देश्य है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज करो या कल करो, और पहले ही अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कर दो कि सफलता आपके कदम चूमे ही चूमे। और कदम नहीं दोस्तों, अब तो परचम पूरा बिगुल हमने बजा दिया है। तो सृष्टि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नॉर्सेट का नाम आपने कब सुना, कि ये चीज क्या है, और कब से आपने नॉर्सेट का सपना देखना शुरू किया। सर इसके बारे में तो मुझे मतलब जब लॉकडाउन पीरियड था, मतलब जब मैं 12th में थी, तभी मतलब मुझे लगा कि नीट एक एग्जाम हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। मतलब मुझे नर्सिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। ये थोड़ा अलग है क्योंकि हर एक बच्चे का होता है फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस, लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस नर्सिंग की खास आ रही थी। तो तभी से मुझे नॉर्सेट के बारे में पता था और मैं पूरी श्योर थी कि मतलब मैं 4th ईयर के बाद ही इसका मतलब नॉर्सेट देने वाली हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर करने वाली हूँ। सृष्टि जो थी वो हमेशा से अवेयर बच्चा रहा है और इसको शुरू से ही पता था कि नॉर्सेट होती है वो क्या होती है और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया सृष्टि को शुरुआत से ही था। तो सृष्टि आपने सीरियस पढ़ाई जो कि मुझे अब नर्सिंग करने के बाद में मेरा जो टारगेट है वो नॉर्सेट का ही टारगेट है, तो उस नॉर्सेट के लिए आपने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया। सर मैंने अपनी प्रिपरेशन 4th ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जब मेरा इंटर्नशिप पीरियड चल रहा था। और वैसे भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो तभी से मैं कर रही थी और मार्च तक भी मैंने कर रही थी। तो 4th ईयर से आपने 4th ईयर में पढ़ाई करी और 2025 4th ईयर में आप पास आउट हुए और 2026 में आप लगे, यानी कि ये जर्नी जो है वो लगभग 1.5 ईयर की हम बोल सकते हैं। तो 4th ईयर में आपको कहाँ से पता चला कि हमें कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए और कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि मेरी जो नॉर्सेट की राह है वो आसान हो जाए। सर ऑनेस्टली मुझे 4th ईयर में मतलब इतना नहीं पता था, कोई मतलब और कोचिंग के बारे में पता था, लेकिन मुझे उतना इतना नहीं समझ में आता था। क्योंकि वो सिर्फ एक होता है कि आप टीचर भी एक होता है कि जो सिर्फ पढ़ाएगा, उससे अच्छे से उसी लेक्चर में समझा भी दे और याद भी करा दे। तो मुझे ऐसा कोई मिल नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही करूंगी, सेल्फ स्टडी करूंगी। बट लेकिन बाद में मैं जैसे जैसे आगे अपनी कर रही थी तो मुझे फिर यूट्यूब से पीएचडी के बारे में पता चला और पीएचडी से जो कपिल सर करते हैं उसके बारे में पहले पता चला था और फिर मुझे एनएससी बैच के बारे में पता चला और फिर मैंने पीएचडी टेस्ट सीरीज आपकी ज्वाइन करी। ओके, सो नॉर्सेट में प्रिपरेशन स्टार्ट, जब से फॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सृष्टि ने एमसीक्यू बैच का सहारा लिया और टीएमसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे जो विक्ट्री सीरीज जो कपिल सर चलाते हैं, श्योर सिलेक्शन सीरीज मैं चलाता हूं और अवधेश सर की क्लासें आती रहती हैं, ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू, ओबीजी की, तो इन क्लासों ने काफी मदद करी। तो एमसीक्यू बैच के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एमसीक्यू बैच के बारे में किस तरीके से एमसीक्यू बैच ने आपकी मदद करी, एमसीक्यू बैच और टेस्ट सीरीज ने। बैच तो सर मैं ये बोलूंगी कि मतलब वो तो हर एक बच्चे को मतलब करना ही चाहिए ज्वाइन। अगर आप नहीं ले पा रहे हो मेन बैच, मतलब वैसे तो आप इनका 11.2 जो आया है वो मेन बैच लेना चाहिए, बट अगर कोई नहीं ले पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, फाइनेंशियल हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो एमसीक्यू करने चाहिए। क्योंकि उसमें मतलब जो मेरा ओबीसी का अगर मैं मेनली बोलूंगी कि ओबीसी में आपको ना अभी उसमें इतना ज्यादा करने का ही चिंता है, उतना ज्यादा नहीं। तो जो अपडेट कर रहा है उन्होंने इतना ज्यादा एमसीक्यू बैच में उन्होंने इतना थ्योरी पढ़ा दी, एक क्वेश्चन से, उससे ही मेरी सारी मेरी थ्योरी कंप्लीट हुई थी। और सारी सभी सब्जेक्ट के भी बहुत अच्छे थे। अभी सर की जो पीडियाट्रिक की क्लासेस थी वो भी मैंने बहुत देखी थी और बहुत अच्छी होती है आपकी भी क्लासेस। एमसीक्यू बैच में ही थ्योरी इतनी पढ़ा दी जाती है, एमसीक्यूज को डिटेल में, इतना डिटेल में स्टडी करवाया जाता है कि एटलीस्ट उस एमसीक्यू से रिलेटेड थ्योरी पढ़ने की कतई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दोस्तों सृष्टि की जर्नी इस तरीके से रही कि टीएनसी ने किस तरीके से मदद करी। तो सृष्टि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक डे में आप कितनी देर पढ़ाई करते थे, कितने घंटे करते थे, क्या कितना टाइम शेड्यूल रहता था आपका? जब मैं अपना थ्योरी कर रही थी, जब मैं नोट्स बना रही थी, तब तो मेरा 7 to 8 आवर्स चलता था। लेकिन जब मेरा फरवरी से या 2-3 मंथ पहले मैंने 11 to 12 आवर्स पढ़े। 11-12 आवर पढ़ती थी सृष्टि। तो दोस्तों जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि एग्जाम को क्रैक करने की राह आसान नहीं होती है। आज ये हंसते खिलखिलाते चेहरे आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये चेहरे अब से 8 घंटे 10 घंटे पहले ऐसे नहीं थे। इन चेहरों पे भी मायूसी थी, उदासी थी कि रिजल्ट आने वाला है, क्या रहेगा क्या नहीं होने वाला है, क्या मेरी रैंक आएगी, देश के किस कोने में मुझे नौकरी मिलने वाली है, नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती हैं। पर सिंपल बात यह है कि अगर आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डेडिकेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि नॉर्सेट का जो एक पैटर्न है वो इस तरीके का होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली जो वाइटल सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल से कम्युनिटी है, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, साइकेट्री है, एमएसएन है, फंडामेंटल है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी किसी एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है, कभी कौन से में। अगर आप किसी एस्पिरेंट अगर आपको पूछे कि मैम हमें ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है उनका वेटेज है वो ज्यादा रहता है, तो इसके ऊपर आपका क्या पीओवी रहेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो इसी तरीके को लेके चलते हैं कि ये सब्जेक्ट ज्यादा आता होगा, ये कम आता होगा, तो इसके ऊपर क्या पीओवी है आपका? सर मेजर सब्जेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो अभी तक तो यही था कि एनएस और एमएसए सबसे ज्यादा आता है, बट इस बार कुछ भी में अलग है। उसमें तो साइकेट्री सबसे ज्यादा थी और मेंस में भी साइकेट्री और ओबीजी वगैरह ही ज्यादा दिखी थी और पीडियाट्रिक्स ये ज्यादा दिखा था और एमएसएल तो था ही, बट एमएसएल और एनएफ इस बार प्रीलिम्स में बहुत कम था। तो ओवरऑल जब आप सृष्टि की बात सुनेंगे तो सिंपल बात है कि नॉर्सेट दोस्तों एक ऐसी एग्जाम है, हम आप लोगों को जो भूले भटके बच्चे हैं उनको सच्ची राह दिखा सके दोस्तों। क्योंकि जब हम इस मंजिल तक हम पहुंच पाए हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो पीछे के बच्चे हैं वो भी सही दिशा तक चले। तो कहने का मतलब है कि नॉर्सेट की जो एग्जाम है, सृष्टि ये बोलना चाह रही है कि सर इसमें अनप्रेडिक्टेबल है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है कि सिर्फ उसी में से ही सवाल आएगा। एग्जाम में सवाल जो है वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है, तो आपको तैयारी जो है वो इसी तरीके से करनी चाहिए। सृष्टि मैं बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है उसका क्या रोल रहता है एग्जाम के लिए, और आपने किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अप्रोच किया? सर टेस्ट सीरीज का तो सबसे बड़ा रोल रहता है क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना ये इनफ नहीं रहता आपको, क्योंकि मेनली वहाँ पेपर में थ्योरी दिखती जानी होती है, वहाँ पे तो एमसीक्यू सॉल्व करके आने होते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको थ्योरी आती भी नहीं है और एमसीक्यू सॉल्व करना आता है तो भी आप अपना कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी मेंस में मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आते थे, उसके बारे में नहीं पता था, बट टीम क्या है ना कि वो ऐसे ऑप्शन डालते हैं कि आप देख के बता सकते हो कि कौन सा उसका आंसर है। तो ये एमसीक्यू सॉल्व करना एक आर्ट होता है और ये मैंने डीएससी के टीचर से सीखा है ये लाइन। मेरी लाइन मुझे ही चिपकाई जा रही है कि एमसीक्यू सॉल्विंग इज एन आर्ट। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सृष्टि ने ये बात बोली कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सृष्टि ने एमसीक्यू बेच के साथ में तैयारी करी और टेस्ट सीरीज के साथ में तैयारी करी। तो एमसीक्यू का पिलर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अगर थ्योरी में कहीं लेग भी हो रहा था तो वो उस एमसीक्यू बदौलत जो है वो कवर हो गया। तो हर एक बच्चे की स्ट्रेटेजी अलग रहती है अपनी जर्नी के अंदर। कोई बच्चा किस तरीके से स्टडी करता है, किसी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। सृष्टि की स्ट्रेटेजी ये रही कि एमसीक्यू के ऊपर उन्होंने फोकस किया, और देखिए रैंक 13 आ गई। और मैं आपको बता देना चाहता हूं रैंक 1 और रैंक 13 के बीच में कोई भी फासला नहीं होता है, मुश्किल से एक सवाल का फासला होता है। हो सकता है कि कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से एक आधा सवाल ऊपर नीचे चला जाता है। तो ऑलमोस्ट सृष्टि जो है वो टॉपर ही है, रैंक 1 के नजदीक है। इतना ज्यादा एक्यूरेसी आपने किया, तो इतनी प्रैक्टिस कैसे करी आपने टेस्ट की? रैंक 13 आने का मतलब है कि आपका जो प्रिसीजन था या आपने जो प्रैक्टिस करी है, एक्यूरेसी जो था, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना, ये हर एक चीज आपकी परफेक्ट रही है, तब जाके रैंक 13 आई है।
तो इसके पीछे क्या राज रहा सृष्टि? सर ये ऐसे ही आपको मतलब आता है क्योंकि रैंक जो होती है ना वो आपके नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज्यादा वो करते हैं रोल उसका। तो नेगेटिव मार्किंग का मेरा ये था कि अगर मैं कोई टेस्ट देती थी तो उसको फिर उसके बाद मैं पूरा एनालिसिस कर देती। ये तो सबको ही आजकल पता लग गया, हर एक कोई बताता है कि एनालिसिस करना है, पर मुझे बहुत कम बच्चे ये करते हैं एक्चुअली। तो उसमें आपको देखना है कि आप कितने गलत है और आपके कितने गलत हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं। मतलब मैं एक अलग से मिस्टेक हो चुकी और मैंने पेपर से ये पहले भी वही रिवाइज करी थी। तो उसमें मतलब आपको लिखना है कि ये मेरा कुछ गलत हो रहा है इसके पीछे, और फिर आपको वहाँ पे मेन एग्जाम में आपको गैस जो है वो बहुत कम करनी है और आपको आपकी एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है। नॉर्सेट एग्जाम के लिए एक संकेत वो साफ है कि जितनी बार भी एग्जाम लग रहे हैं, जब से नॉर्सेट का ट्रेंड चलता आया है, हर बार एग्जाम में ये होता है कि दोस्तों आपका जो नॉलेज है वो अप टू डेट होना चाहिए, आपके पास में कंटेंट है वो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आप वही चीजें पढ़ रहे हैं जो 2015-16 में पढ़ते आए हैं, उनके साथ में सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेटेड कंटेंट की बात करें तो टीएमसी नर्सिंग ने किस तरीके से आपको मदद करी, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आते हैं, हर बार जो है वो अपडेट आते रहते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। जैसे कि इस बार एनआरपी में काफी सारे अपडेट आए, पीपीएच की गाइडलाइन में बहुत सारी अपडेट आई। तो किस तरीके से आपने हैंडल किया, टीएमसी ने किस तरीके से आपको हैंडल करवाया उन चीजों को, अपडेट्स को कैसे कवर किया? सर इस बार तो मुझे लगता है कि अपडेट हमारे वाले नॉर्सेट में सारे अपडेट हमारे टाइम में आ गए। तो इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि मतलब टीएनसी जो मेरे अपडेट थे वो सारे यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जो थे सब टीचर से करवाए दिए थे टीएनसी के। तो वहाँ से मेरे अपडेट्स जो थे वो मुझे पता लग गए थे कि ये अपडेट हुए। सो अब एक एवरेज स्टूडेंट जो गांव से आता है, जिसने नॉर्सेट का कभी नाम भी नहीं सुना, और अभी वो बच्चा है वो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में है। अब थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर से नॉर्सेट की कहानी उसको अपनी भी बनानी है, जैसे आपने बनाई, जैसे आपने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक ऐसा बच्चा जिसके 12th में 65% है, 10th में 60% है, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट है, क्या एक एवरेज स्टूडेंट उस एवरेज क्राइटेरिया से निकल के नॉर्सेट की एग्जाम को टॉप कर सकता है, एक अच्छी रैंक ला सकता है? बिल्कुल सर, क्योंकि मैं ये बोलूंगी क्योंकि मैं 12th तक तो चलो अच्छी मतलब मैं तो अच्छी स्टूडेंट मानती हूँ, लेकिन कॉलेज में जाके हर एक कोई एवरेज ही हो जाता है। क्योंकि कॉलेज में सब एक ही पहले ही पढ़ रहे हैं, क्लास पहले ही पढ़ रहे हैं, तो इतना कोई और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो एज ए स्टूडेंट भी ये भी कर सकता और बहुत अच्छी रैंक से कर सकता है। एक एक चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और जो भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं इस बार, उनको बता देना चाहता हूं कि इस चीज को ना आप पॉजिटिव में ऐसे लेंगे कि अभी जो सृष्टि, जो ये जो इन्वायरमेंट है उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। सो सारे ही लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, सारे तो एक्चुअल में नंबर ऑफ पीपुल्स बढ़ गए हैं, पर कंपटीशन दोस्तों कम हो चुकी है। कैसे हो चुकी है? क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपुल जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया में या किसी न किसी चीज में। तो अगर आपने खुद को डिस्ट्रैक्शन से भी बचा लिया तो भी ऐसे मान के चलिए कि आप अव्वल तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इस जमाने में 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड हैं ऑलरेडी, तो कंपटीशन आपका कम हो चुका है वैसे अगर देखेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि इस ये जो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट है सोशल मीडिया का, जहां घंटों घंटों तक हम टाइम अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, आउटपुट हमें कुछ मिलता नहीं है और फिर रिग्रेट होता है, इस टाइम को कैसे मैनेज किया आपने, और किस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया और अपने बीच में बैलेंस बना के रखा सृष्टि? क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये रैंक जो थी, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि संभव है ही नहीं। सब चीजों के साथ में बिल्कुल मुझे लगता है जरूर आपने कोई ना कोई त्याग किए होंगे, कोई ना कोई आपने एक बैलेंस शीट बनाई होगी जिसकी मदद से आपको ये बहुत अच्छी रैंक अचीव हुई है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब मेरा एक रूटीन था, एक टाइम टेबल था। तो जैसे मैं कुछ घंटे पढ़ाई करती थी और मेरा एक यही मोटिवेशन रहता था कि अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगी तो मेरे को और न्यूज देखने का टाइम मिलेगा मेरे लिए। तो मतलब मैं ये करती थी कि मतलब मैं 4 घंटे पढ़ूंगी तो और ज्यादा मतलब मैं मेरे को रील्स देखना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं 1-2 घंटा भी रील्स भी देखती थी बीच में, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं साल भी पढ़ती रहती थी। और फिर शाम को भी 1 घंटा कुछ भी होता था तो रील्स में, क्योंकि आजकल रील्स में बहुत नॉलेज वाली चीजें भी आती है। बस बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही सोशल मीडिया से
उसके साथ भी कनेक्टेड है, बट आपको अपने जो भी टाइम टेबल है उसके साथ भी जो रहना है कि उससे भी आप वो कर सकते हैं। सिंपल एक वर्ड में बोलूं तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, इस जमाने के साथ भी चलना पड़ेगा, जमाने की रस्में भी आपको अदा करनी पड़ेगी और खुद का फ्यूचर भी बनाना पड़ेगा। तो देखो रील्स और ये सारी चीजें ऐसी हो चुकी है आज के जमाने में कि इनको अवॉइड करना मुश्किल है। और दूसरी चीज है कि आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, आपका कंटेंट आप चूज कीजिए कि आपको कंज्यूम क्या करना, देखना क्या है। तो स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल रील्स भी होती हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि अपना जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको आप मैनेज कीजिए। सिंपल सी बात है कि आप अच्छा कंटेंट देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत नॉलेजेबल फीड्स भी आपकी आती हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि पेपर जब देने गए आप तो सेंटर कहाँ था आपका मेंस का? मेरा वो खाने में मोहाली में। कैसे मैनेज किया आपने आपके एंजाइटी को, कैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? क्योंकि एंजाइटी के बारे में हमने बात इतनी बार करी थी, 2-3 बार हमने वेबिनार किए थे और पर्सनल 1-to-1 तो हम बच्चों से बात करते रहते हैं। तो सृष्टि को इस चीज की टेंशन थी कि मुझे कोई एंजाइटी ही नहीं है। तो ये एक नया हमें क्या बोले सिंड्रोम हमें देखने को मिला है, नो एंजाइटी सिंड्रोम सृष्टि के साथ में हुआ था। तो ये तो बिल्कुल अजीब ही वाकया हुआ है। चलो बिल्कुल एक नई चीज हमें सीखने को मिली, ऐसा भी हो सकता है। सो एक रैपिड फायर राउंड हम करते हैं जिसमें मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और उनके आपको जवाब एकदम शॉर्ट 1 to 2 3 4 वर्ड्स के अंदर आपको देना है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका? टफेस्ट सब्जेक्ट? मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक? बेस्ट रिसोर्सेस? भी है तो लाइक ऑनर्स एंड ऑनलाइन तो मैं बोलूंगी कि टीएलसी प्लेटफॉर्म। ओके। चाय या कॉफी? नाइट स्टडी या मॉर्निंग स्टडी? टॉपर्स हैबिट दैट शुड बी एक्वायर्ड बाय एवरीवन? कोई एक हैबिट जो सबको उससे सीख लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टडी सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहाँ करती है? स्टूडेंट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट अपना कहाँ करते हैं, कौन से किस चीज में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं फिर उनको रिग्रेट होता है? सबसे ज्यादा वो टाइम वेस्ट इसी में करते हैं कि मुझे लगता है कि वो कुछ करेंगे, बहुत बढ़िया। मतलब कोई एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, इसीलिए पूरा टाइम हो जाता है। मैं आपसे 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सृष्टि आपने ये पहले अटेम्प्ट में किया जो इस कंपटीशन के दौर में सच में बहुत ही फिनोमिनल काम आपने किया है, बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपने किया है। बिगिनर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए सृष्टि? अभी तो मैं बोलूंगी कि जैसे अभी की जो नेक्स्ट नॉर्सेट है 11 वो अभी 4 मंथ में है, तो मैं बिगनर्स के लिए ये बोलूंगी कि वो अभी कोई कोचिंग ही नहीं, मतलब वो मेरी स्टोरी से इतना भी इंस्पायर ना होगी, मतलब मेरे सेल्फ स्टडी करेगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम आई थी बट उनके पास अभी नहीं है सितंबर के लिए, तो वो एक कोचिंग ही ले और मैं तो टीएससी का ही मतलब रेफर बोलूंगी क्योंकि उसमें बहुत फैकल्टी अच्छा पढ़ाती है, तो वो कर सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट इधर उधर डाल सकते हैं। आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, टीएनसी एडवांस यूनिक बैच जो थ्योरी बैच के लिए मोस्ट ऑथेंटिक और बहुत रिलायबल डाटा के साथ में हर एक फैकल्टी टीच करवाती है। इतना डीप में थ्योरी को कवर करवाया जाता है कि इस बार मैं पीडियाट्रिक्स की अगर आपकी बात बताऊं तो एक सवाल ऐसा था, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ऐसा था जो हमारी गिरफ्त से दूर था, वो भी मुझे आता था, स्टूडेंट को नहीं आता था। मैंने छोड़ा जानबूझ के कि ये तो क्या ही पूछेंगे, फिर भी वो सवाल पूछ लेता। तो सिर्फ एक सवाल ऐसा था जो हमने नहीं करवा पाए। बाकी थ्योरी बैच में हमने सारे सब्जेक्ट के सारे एमसीक्यू जो लगभग हमने करवा रखे थे और इन चीज़ों का बच्चों को पता भी है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, नॉर्सेट की राह को आसान बनाने के लिए थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देश में सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो टीएनसी एडवांस लाइव बैच है और एडवांस लाइव 11.0 जो अभी करंट में रन हो रहा है, लगभग 1500 से भी ज़्यादा घंटे की क्लास। इवन कहीं पे भी आप देखेंगे 200 400 500 600 800 घंटे की क्लास होगी, हम 1500 से भी ज़्यादा घंटे की क्लास उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपके पास में टाइम है तो उस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल न भूलें। सृष्टि, आई जस्ट वांट टू आस्क वन अनदर थिंग टू यू दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे, मुझे पता है आपकी स्टोरी से इतने बच्चे इंस्पायर होने वाले हैं, फ्रेशर तो होंगे बट जिन बच्चों का नहीं हो पाया है इस बार एग्जाम में, जो बच्चे डीमोटिवेटेड हैं, रिपीटर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए सृष्टि? मैं ये बोलूंगी कि अभी ये मत आप सोचो कि आप नहीं बहुत बड़े फेल हो,
फेलियर वर्ड कुछ नहीं होता है, या तो हम सक्सेस होते हैं या फिर हम सीखते हैं, यही दो वर्ड होते हैं आई थिंक। और अभी नेक्स्ट डे से आपको कल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत आपको ये सोचना चाहिए कि अभी टाइम बहुत कम है, क्योंकि सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप उसमें कर लोगे जरूर। तो सृष्टि ने ये बोला कि होप लूज करने की आवश्यकता कतई नहीं है दोस्तों। जीवन सिर्फ एक बार मौका नहीं देता, मौका भुनाने वाला इंसान चाहिए। बार बार मौके मिलेंगे, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आज आप करें या 2 महीने बाद करें या 2 साल बाद करें, अगर जीवन में सक्सेस होना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सृष्टि, कैन वी कनेक्ट विद योर मॉम इफ दे आर हियर? उनसे ही पूछेंगे क्या रहा इनका स्टडी का प्लान। क्या आपने तैयारी घर पे करते थे? Best, best, best. So please, so everyone, I am introducing Srishti's mom, and let's see how Srishti succeed in her life और कैसी रही उनकी स्टोरी। सो एक्सपीरियंस हमारे साथ में है सृष्टि की मम्मी, और सृष्टि की मम्मी से हम जानेंगे कि सृष्टि का ये जो सफर रहा, ये जर्नी रही, किस तरीके की जर्नी रही, किस तरीके से इनकी पढ़ाई का शेड्यूल रहता था। और दोस्तों, मैं आप सभी से भी ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा प्राउड मोमेंट अपने पेरेंट्स के लिए ज़रूर लेके आए कि आपकी वजह से पेरेंट्स को लोग पहचानने लगें। सो मम्मी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सृष्टि ने पूरे हरियाणा में ही नहीं, भारत देश में आपका नाम रोशन किया और परिवार का नाम आगे बढ़ाया। तो किस तरीके से रही जर्नी सृष्टि की, आप ही बता दीजिए एक बार। बस मैं क्या बोलूं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो सब कुछ, पढ़ने के लिए तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत तो सबको करनी है। इसका ये था कि जब कॉलेज जाती थी फिर भी ये ऐसे ही पढ़ती थी, इसलिए ये नहीं सोचा कि कॉलेज जाऊंगी इंजॉय करती हूँ। फिर और भी पेरेंट्स होते हैं कि भाई चलो कॉलेज कर लेगी, उसके बाद होता है कि भाई चलो भैया बच्चे ने पढ़ लिया है, अब तो इनको शादी करनी है। शादी नहीं होती है लड़कियों के लिए, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं किया। मैंने कहा बच्चे पढ़ने, अपने पैरों पर खड़े हों, तो उसके बाद शादी। शादी को मैंने सेकंड ऑप्शन, पहले अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ काबिल हासिल कर। फिर जब इसका पढ़ाई पूरी हो गई, उसके बाद कि भाई जॉब करो, जॉब करो। हाँ, लेकिन इसने नहीं कहा, सृष्टि ने कहा मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। मेरे को फिर इसने मुझे बताया कि मुझे बहुत सारी एक पेपर है उसको मुझे क्लियर करना है, ये नर्सिंग के लिए। अब मुझे दसने वाले थी कि भैया हमारा अब बच्चे क्या पढ़े, फिर ये पढ़ती है, सुबह उठना पढ़ना, बैठ जाना पढ़नी, नाश्ता करना, पढ़ना, योगा से कैसे बैठती है, कैसे पढ़ेगी, करती है, कैसे मुझे सिखाओगे। फिर मेरे को खाना देना, लंच भी देना, मैं फिर इसका साथ देती हूँ। नहीं खाने को ये कर ले, मेरे से काम ही काम करती नहीं। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो माँ बाप को उसका साथ देना जरूरी। बहुत बढ़िया। सो मम्मी जी ने ये बोला कि सृष्टि जो थी उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले आपका सपोर्ट करें, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, तो मम्मी पापा हमेशा चाहते हैं कि बच्चे से काम तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहते, वो चाहते हैं कि पढ़े। अगर आप पोटेंशियल दिखाएंगे तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। तो मम्मी जी, मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सृष्टि तो बहुत होनहार है तभी इन्होंने इतना अच्छा रैंक प्राप्त किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जिनको मौके मिलते हैं, फिर भी वो उन मौकों को भुनाते नहीं है, उन मौकों के ऊपर उनका फायदा नहीं उठाते हैं, बल्कि वो वेस्ट कर देते हैं। मौका मिलता है पढ़ाई का, फिर भी नहीं पढ़ पाते, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? नहीं पढ़ पाते तो उनके मन की भावना हो सकती है कि भाई वो अंदर से कुछ उनको सपोर्ट होता होगा, इतना बड़ा कैसे करता है ये चीज है, तो उसको नहीं, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हमेशा। विश्वास से हम पढ़ेंगे तो फिर काम मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे होती है पेरेंट्स की सपोर्टिंग स्टोरी की, किस तरीके से घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं। और चेहरे की खुशी देखिए एक बार, सृष्टि से ज्यादा मम्मी खुश है। सृष्टि से ज्यादा जो खुशी है वो मम्मी की है। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा हिंदुस्तान में जो इस इंटरव्यू को देख रहा है, आपको इतना इंस्पायर होना है दोस्तों, जीवन में इतना तो जरूर कर ही देना है कि हमारी वजह से अपने पेरेंट्स को प्राउड फील हो, वो अच्छा फील करें, उनको लगे कि हमने एक बच्चा पैदा किया जो अपनी सही राह पे चला। और मेहनत इतनी करनी है कि
घर वालों को हम खुश कर सकें। और यही काम करके दिखाया है सृष्टि ने, और सृष्टि के जैसे और भी एस्पिरेंट हैं उनको यही सीख लेना चाहिए कि जीवन में जब भी मौका मिले सही दिशा में सही निर्णय लेके और सही तरीके से हम स्टडी करेंगे तो हमें दुनिया की किसी भी एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये स्टोरी थी ये सृष्टि की मम्मी भी हमारे साथ में जुड़ी, और मुझे आप सब जानते ही हैं दोस्तों। अपनी स्टोरी को इंस्पायर बनाने के लिए, अपने नॉर्सेट की राह को आसान करने के लिए टीएनसी नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में आइए, जुड़िए और हमारे साथ में एक टीम में शामिल हो जाइए। तो आने वाली जर्नी जो है आप भी सृष्टि की तरह हम चाहते हैं कि आने वाले यूथ को आप इंस्पायर करें। जिस तरीके से अभी आने वाले टाइम में सृष्टि का एग्जाम्पल लोग देंगे, आने वाले समय में आपका देंगे। अपने परिवार की गरीबी रेखा को पार करके आपको ही उनको एक सुखी जीवन देना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। टीएनसी नर्सिंग आपके साथ में है, जुड़े रहिए हमारे साथ में ऐसे ही और इंटरव्यूज और सक्सेस स्टोरी देखने के लिए। आज की स्टोरी में सृष्टि थी, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।